नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों अबू आजमी को मांगनी पड़ी माफी, राज ठाकरे ने क्यों छोड़ा चुनावी मैदान, क्या है सीएम देवेंद्र फडणवीस का चुनावी दांव। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सपा नेता अबू आजमी के बिगड़े बोल, नीतीश राणे पर बोला हमला, कहा मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए ही बने हैं मंत्री, राणे के समर्थकों ने घेरा। निकाय चुनाव से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दांव, शरद पवार से उद्धव तक सबकी बड़ी मुश्किलें। राज ठाकरे ने छोड़ा चुनावी मैदान, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बोले मेरा दिल बैठ गया। बारामती में फिर होगी दमदार लड़ाई, चाचा शरद पवार को पटकनी देने बेटे को चुनावी रण में उतारेंगे अजीत पवार। हिंदू वोटरों के जाली नामों पर उठा सवाल, आशीष शेलार पर बरसे शरद पवार, बोले धर्म और जाति पर बयान नुकसानदेह। खबरों में सबसे पहले बात अबू आजमी की बड़ी मुश्किलों की। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी अपने एक और बयान की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। उन्होंने बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे को लेकर जो कुछ कहा उस पर उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने सपा नेता का घर का घेराव कर लिया, जिसके बाद फिर एक बार अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी है। आजमी पहले भी नीतीश राणे पर विवादित बयान दे चुके हैं। मुंबई में मुसलमानों की राजनीति करने वाले आजमी अब राणे के समर्थकों के निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जहां उनका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना रह गया है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि नीतीश राणे मस्जिदों, बुरके, अजान, मुस्लिम महिलाओं पर भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं जो समाज को बांटने का काम करती है। अबू आजमी ने कहा नीतीश राणे हर बार मुसलमानों के धर्म और रीति रिवाजों पर विवादित बयान देते हैं। वो बुरका, मस्जिद, लाउडस्पीकर और अजान पर टिप्पणी करते हैं। यहां तक कि महिलाओं को लिपस्टिक छोड़कर तलवार उठाने की सलाह देते हैं। ऐसे बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। उन्हें ऐसा पोर्टफोलियो दिया गया है जो सिर्फ मुसलमानों पर बात करने का है। यह इंसान बहुत घटिया इंसान है और हमेशा उल्टी बातें करता है। आजमी ने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। अबू आजमी ने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई हेट स्पीच करेगा तो सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अदालत ने पूछा था क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो ऐसे मामलों पर केस नहीं करती। आजमी का यही बयान नीतीश राणे के समर्थकों को नागवार गुजरा है, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने अबू आजमी के घर का घेराव किया और माफी मांगने की मांग की, जिसके बाद आजमी को फिर अपने बयान को लेकर माफी मांगनी पड़ी है, नाक रगड़नी पड़ी है। इससे पहले भी वो अपने बयान को लेकर अपनी विधानसभा की सदस्यता तक खतरे में डाल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने खुद उन्हें विधानसभा की सदस्यता से निलंबित करने या सस्पेंड करने के लिए स्पीकर से एक खत भी लिखा था, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और स्पीकर से खुद माफी नामा भेजा था, यानी खत में माफी मांगने की बात कही थी और कहा था कि दोबारा वो इस तरह का बयान नहीं देंगे। लेकिन बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही अबू आजमी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है, जिस पर राणे के समर्थक भड़क गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक साथ 21 अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। ये फैसले न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माने जा रहे हैं, जिनमें सरकार ने जनता, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, अल्पसंख्यकों और न्यायिक ढांचे सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महज 4 घंटे पहले हुई इस बैठक की टाइमिंग ही बता देती है कि ये फैसले कितने अहम हैं। बीजेपी और फडणवीस सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, यानी वो चुनावों में काफी आगे नजर आ रही है। ये फैसले अघाड़ी के नेताओं शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की लिस्ट में बड़ा सुधार शामिल है, यानी अब और ज्यादा बीमारियां इन योजनाओं में कवर की गई हैं। यह महाराष्ट्र के हर वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने वाला फैसला है। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने और बांटने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।
ये कदम सीधे तौर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों और मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला माना जा रहा है। सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे 30,000 घरों के लिए सरकार ने टैक्स और चार्जेस में बड़ा डिस्काउंट दिया है, जिसमें अनअर्जित अमाउंट, प्रीमियम फीस और नॉन एग्रीकल्चर टैक्स में पूरी तरह छूट दी गई है। ये राहत न सिर्फ मजदूर वर्ग को फायदा देगी बल्कि ग्रामीण और शहरी गरीबों के वोट बैंक को भी प्रभावित करेगी। सरकार ने वाशिम जिले में भक्त निवास और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जमीन मुफ्त देने का भी फैसला किया है। ये धार्मिक और ग्रामीण भावनाओं को छूने वाला बड़ा कदम बताया जा रहा है। यानी चुनावी बिसात पर एक बड़ी चाल जो है वो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चल दी है और इसका दबाव विपक्ष पर साफ साफ नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात करते हैं राज ठाकरे की। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी दिखाई। राज ठाकरे ने कहा कि किसी ने मुझे आज की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप भेजी, उसे देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया और अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग सिर्फ संविधान में ही स्वतंत्र है, वो सत्ताधारियों की कठपुतली है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जिसमें लिखा, दोहरे मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदाता सूची में ढेरों गड़बड़ियों तक, अगर चुनाव आयोग एक भी सवाल पूछने पर एक भी जवाब नहीं दे पा रहा है या देने को तैयार नहीं है तो फिर आप किस काम के हैं? आप तो पहले ही जिम्मेदारी से बच चुके हैं, अब जिम्मेदारी से इनकार करोगे तो अपनी पोस्ट का क्या करें? राज ठाकरे ने आगे लिखा है कि महाराष्ट्र की जनता को यह क्लिप जरूर देखनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके मतदाता अपमान का स्रोत कहां है। वैसे मैं उन पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे और चुनाव आयोग को मजाक का पात्र बनाया। 4 नवंबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें 288 नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। जबकि डुप्लीकेट वोटरों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि जब कोई एक केंद्र पर वोट डालेगा तो उनकी उंगली पर स्याही का निशान लग जाएगा, जिससे वो किसी दूसरे केंद्र पर दोबारा मतदान नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि मतदान से 2 दिन पहले ही सभी डुप्लीकेट वोटरों की निश्चित संख्या साफ हो जाएगी। आगे ये भी बताया कि जिन मतदाताओं के नाम के आगे डबल स्टार होगा उन्हें यह भी बताना होगा कि वो किस मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे। जब वो मतदान करेंगे तो उनकी जानकारी दूसरे केंद्र तक पहुंचाई जाएगी ताकि डुप्लीकेट मतदान पूरी तरह से रोका जा सके। यानी चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग और फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर जो भी एहतियाती कदम उठाए हैं उसकी जानकारी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, लेकिन विपक्ष को इस पर कतई भरोसा नहीं है। वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है और उन पर अपना शक जता रहा है। एक बार फिर राज ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ की बात कही है। उसने कहा है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में एक ही वोटर कई बार चुनाव यानी कि कई बार वो वोटिंग कर रहा है और उसका नाम कई वोटर लिस्ट में शामिल है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी गई है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के नेताओं को इस पर यकीन नहीं है। यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ अपनी हार के लिए एक बड़ा बहाना ढूंढ रहा है। राज ठाकरे जिस तरह के तेवर और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ हो जाता है क्या वो चुनावी मैदान से भी बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर एहतियाती कदम नहीं उठाए या इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीएमसी के चुनाव नहीं होने देंगे। जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, चुनाव जो है वो सही समय पर और सही वक्त पर होकर रहेंगे। तो एक बार फिर वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। देखना यह होगा कि विपक्ष चुनाव लड़ता है या फिर मैदान छोड़कर भाग जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बारामती सुर्खियों में है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले इन चुनावों में बारामती का नगर अध्यक्ष पद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अब यह चुनाव परिवार की एक और अहम राजनीतिक जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने चाचा और एनसीपी यानी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ बारामती नगर परिषद चुनाव में
बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मेयर पद के लिए अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार का नाम सामने आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि जय पवार को उम्मीदवार बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पवार परिवार एक और सदस्य जो है वो राजनीति में सक्रिय हो जाएगा। जय पवार पिछले कुछ सालों से स्थानीय स्तर पर लगातार एक्टिव हैं और एनसीपी में हुए बंटवारे के बाद से वो अजीत पवार के साथ कई कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बारामती नगर परिषद के इच्छुक उम्मीदवारों की शुरुआती लिस्ट तैयार कर ली गई है और डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द ही इन सभी दावेदारों से खुद मिलकर चर्चा करेंगे। इसी चर्चा के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची तय की जाएगी। जय पवार से पहले अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार भी राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बारामती की ये चुनावी जंग न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि राज्य स्तर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके नतीजे ये संकेत देंगे कि पवार परिवार के भीतर सत्ता संतुलन किस तरफ झुक रहा है। और खबरों की आखिर में बात करते हैं शरद पवार की। महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी के बीच शरद पवार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्य के मंत्री और सीनियर नेता आशीष शेलार की आलोचना की है। आशीष शेलार ने हाल ही में कहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू वोटरों के डुप्लीकेट नामों पर सवाल उठा रहे हैं और मुस्लिम वोटरों के मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य के मंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो धर्म या जाति के आधार पर समाज में दरार पैदा करें। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक एकता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जैसे विविध समाज वाले राज्य में ऐसे बयान राज्य की एकता और सद्भावना के लिए खतरा है। इसके साथ ही शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, अगस्त और सितंबर में भी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को अब तक बीमा राहत के नाम पर बेहद मामूली रकम दी गई। शरद पवार ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों की मदद होनी चाहिए। जिन्होंने फसल बीमा लिया उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्र के कृषि मंत्री ने जांच की बात कही, लेकिन संकट में फंसे किसानों की मदद फौरन की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छोड़कर किसानों की मदद पर और ज्यादा कदम उठाने चाहिए और सामाजिक सौहार्द पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।